हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम 1928-29 तक की स्टोरी सुन चुके थे। 1928 में क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट आती है जिसमें वो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते हैं। इस चीज़ से खुश नहीं रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं 1929 के लाहौर सेशन में बोलते हैं कि हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड 1929 में हो जाती है। ये दोनों डेट आप याद रखना क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हमें क्या देखना है, 1929 की बात की हिस्ट्री देखना है, और फाइनली आज हमारे लेक्चर में 1947 तक का टाइम पीरियड देख लिया जाएगा और हमको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। अब क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड ऑलरेडी जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो कर चुके हैं, फिर गांधी जी पिक्चर में आते हैं। गांधी जी बोलते हैं इरविन से, जो उस टाइम पे वायसराय होते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप हमारी 11 डिमांड्स मान लो। कब तक मान लो? आप हमारी जो डिमांड्स हैं वो 31 जनवरी 1930 तक एक्सेप्ट कर लो। अगर आप नहीं करोगे तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। और जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको कहाँ सुनाई देता है कुछ। उन्होंने क्या किया, गांधी जी की जो डिमांड्स हैं उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने सुना ही नहीं अच्छे से क्या उन्होंने डिमांड किया है, और फिर इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो गांधी जी फिर क्या करते हैं इसके रिटेलिएशन में, क्योंकि इन्होंने बोला ही है कि हम सीडीएम स्टार्ट कर देंगे अगर आपने हमारी डिमांड्स नहीं सुनी। तो फाइनल हमारा सीडीएम स्टार्ट हो जाता है। पर गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स में क्या क्या डिमांड रखी थी हमको वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला तो गांधी जी ने बोला था कि जो लैंड रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है उसको 50% से कम कर दो। दूसरा उन्होंने बोला था कि साल्ट के ऊपर टैक्स लगता है, उस साल्ट के ऊपर टैक्स को आप ख़त्म कर दो। और उन्होंने साथ में क्या बोला था कि साल्ट को बनाने की जो मोनोपोली है वो गवर्नमेंट के पास है, आप ये मोनोपोली रिमूव कर दो और इंडियंस को भी अलाउ करो कि वो साल्ट बना सकते हैं। ये गांधी जी की डिमांड थी। और गांधी जी ने क्या क्या बोला था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की उसको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल आता था ब्रिटेन से वो भर भर के सस्ते दामों पे इंडिया में बिक रहा था, जिसकी वजह से जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी इंडिया की वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर रही थी। और गांधी जी ने क्या बोला कि जो रुपी स्टर्लिंग का एक्सचेंज रेशियो है उसको डिक्रीज करो। क्यों बोला गांधी जी ने ऐसा? क्योंकि एक्सपोर्ट अच्छा होगा फिर दूसरे कंट्रियों में, और रुपी स्टर्लिंग का रेशियो जो बहुत इंक्रीज था उसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं होते थे हमारे। और गांधी जी बोलते हैं इंडियंस के लिए जो कोस्टल शिपिंग है उसको रिजर्व करो। सीआईडी में बोला था कि रिफॉर्म कर दो आप सीआईडी में, और आर्म्स एक्ट में अमेंड करो। साथ में उन्होंने बोला कि जो आर्मी के ऊपर सिविल सर्विसेज के ऊपर खर्चा होता है इतना सारा, उस खर्चे में आप कमी करो, 50% से वो खर्चा आप कम कर दो। साथ में बोला कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिलीज़ कर दो, और बोला कि जो पोस्टल रिजर्वेशन बिल है उसको आप अप्रूव कर दो। यहाँ पे लोग अक्सर फंस जाते हैं, लोगों को लगता है कि गांधी जी ने ये बोला है कि पोस्टल रिजर्वेशन जो बिल है उसको आप रिजेक्ट कर दो। नहीं भाई, उन्होंने रिजेक्ट के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि जो पोस्टल रिजर्वेशन बिल है उसको आप अप्रूव कर दो। तो गांधी जी की ये सब डिमांड्स थी। तो क्या होता है कि गांधी जी की जो 11 डिमांड है ये तो इरविन मानते नहीं हैं। तो फिर गांधी जी जैसा वो बोलते हैं कि हम सीडीएम स्टार्ट कर देंगे, तो गांधी जी अपना सीडीएम स्टार्ट कर देते हैं। सीडीएम में मेन क्या होता है कि जो साल्ट लॉ होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग अक्सर नहीं पढ़ते हैं, हमको वो पढ़ना ज़रूरी है, और क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सीडीएम में क्या होता है, थाउजेंड्स जो लोग होते हैं वो गांधी जी के आश्रम मतलब साबरमती आश्रम में इकट्ठे हो जाते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि आपको क्या करना है, साल्ट लॉ ब्रेक करना है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है कि जो आप लोगों ने लॉ बनाए हैं हम उनको डिसोबे करेंगे, मतलब नॉन वायलेंट तरीके से हम डिसोबे करेंगे। अभी तो क्या होता था एनसीएम में कि हम कॉपरेशन नहीं करेंगे, अब क्या है कि हम कॉपरेशन तो छोड़ो, कॉपरेशन तो हम करेंगे नहीं, साथ में हम जो लॉ वगैरह आपने बनाए हैं उनको डिसोबे करेंगे। गांधी जी ने बोला कि जो सॉल्ट लॉ है उसका सिविल तरीके से मतलब नॉन वायलेंट तरीके से आप डिसोबे करो, मतलब सॉल्ट लॉ ब्रेक करो। और बोला गांधी जी ने कि जो भी लॉस हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट्स में, ब्रिटिश कोर्ट्स में, वो अपना प्रैक्टिस करना बंद कर दो, छोड़ दो। और बोला कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर दें। और साथ में क्या बोला है कि जो लिक्विड शॉप्स हैं और जो फॉरेन क्लॉथ्स हैं उन सबको बॉयकॉट करो, लिक्विड शॉप्स पे पिकेटिंग करो। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, मान लो ये लिक्विड शॉप है हमारी, इसके चारों ओर घेराबंदी करो, तो इस घेराबंदी को हम बोलते हैं पिकेटिंग। तो ये सब गांधी जी ने ऑर्डर्स दिए एक तरीके से सीडीएम में। होता क्या है फिर, सीडीएम हमारा स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को। जो लोग हैं वो साबरमती आश्रम इस दिन पहुंच जाते हैं, और फिर 6 अप्रैल 1930 को 78 फॉलोवर्स मतलब गांधी जी के साथ 78 और अलग पर्सन डांडी बीच पहुंच जाते हैं 6 अप्रैल 1930 को, जहां पे ये लोग जाके साल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। साल्ट लॉ ब्रेक कैसे होता है, जो गांधी जी होते हैं वो डांडी बीच पर जाके साल्ट को बनाते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं कि ये ब्रेक हो गया, लो ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि जो साल्ट था वो मोनोपोली था गवर्नमेंट की, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सॉल्ट को बनाएगा, नॉर्मल इंडियंस नहीं बना सकते थे। तो जो गांधी जी हैं वो तो नॉर्मल इंडियन हैं, तो उन्होंने सॉल्ट को बना दिया, मतलब जो सॉल्ट लॉ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको ब्रेक कर दिया। अब जो सीडीएम मूवमेंट है वो सिर्फ गांधी तक ही लिमिटेड नहीं था, जैसे हमारे पूरा कंट्री है, इस कंट्री में अलग अलग लीडर्स अलग अलग रीजन में निकल के आए जिन्होंने सीडीएम मूवमेंट को अलग अलग तरीके से लीड किया।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से रीजन में कौन सा लीडर था जिसने सीडीएम को लीड किया। तो सिर्फ आपको रीजन का नाम और लीडर का नाम ही सीखना है। जैसे तमिलनाडु में सी राजागोपालाचारी जी थे, मालाबार में के केलप्पन थे, आंध्र प्रदेश में भी साल्ट मार्चेस हुए थे कौन सी रिवर के पास, गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर रिवर के पास। उड़ीसा में कौन था, गोपाल बंधु चौधरी जी थे। छोटा नागपुर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे कौन लीडर थे, बोंगा महाजी और सोमरा मांझी। तो इन दोनों के नाम आप याद रखना है। 6 अप्रैल 1930 को अच्छा गांधी जी क्या बोलते हैं साल्ट लॉ ब्रेक करते हुए कि जो सिडिशन है वो हमारा रिलीजन बन चुका है। सिडिशन मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट क्या करना, देशद्रोही करना। तो उसको बोलते हैं गांधी जी की सिडिशन हमारा रिलीजन बन चुका है। सीडीएम मूवमेंट के बाद जो गांधी जी होते हैं, जो नेहरू होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। पहले नेहरू अरेस्ट होंगे, फिर गांधी जी अरेस्ट होंगे। सीडीएम में सिर्फ और सिर्फ साल्ट लॉ ही ब्रेक नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जो रूल्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है। तो जैसे कि जो चौकीदारी टैक्स देना होता था तो उस चौकीदारी टैक्स देने से भी मना कर दिया गया था। फॉरेस्ट लॉ का वॉलेशन किया गया था। जो रैयतवारी थे मतलब पीजेंट्स थे और रेवेन्यू देते थे तो उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया था। तो इन सब के रिस्पॉन्स में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इलीगल है। तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। साथ में इसी टाइम पे क्या चल रही होती है, इसी टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस होती है और जो गांधी जी होते हैं वो इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल नहीं निकलता है, कुछ भी वो ये सक्सेसफुल नहीं रहती है। तो जो इरविन है उनको लगता है कि जब तक गांधी जी से बात नहीं होगी तब तक ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल के आने वाला है। तो इनको लगा कि गांधी जी से तो हमको डिस्कशन करना ही पड़ेगा, गांधी जी से तो हमको बात करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली पैक्ट किसके बीच में होता है, तो दिल्ली पैक्ट गांधी और इरविन के बीच में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इरविन जो है वो चाहते हैं कि जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, मतलब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, उसमें कांग्रेस और गांधी जी का पार्टिसिपेशन हो, इसलिए वो गांधी इरविन पैक्ट किए। गांधी इरविन पैक्ट में इरविन ने कौन कौन सी गांधी जी की डिमांड्स को एक्सेप्ट किया हम वो देखते हैं। इरविन एक्सेप्ट किए कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हम उनको रिलीज कर देंगे, पर ये बोले कि जो क्रिमिनल्स प्रिजनर हैं हम उनको रिलीज नहीं करेंगे। बोले कि जो सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पर किसी को किल नहीं किया, हम सिर्फ उन्हीं को रिलीज करेंगे। और बोले कि जो क्रिमिनल प्रिजनर्स हैं मतलब जिन्होंने किसी को किल किया है हम उनको रिलीज नहीं करेंगे, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं छोड़ते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जिस ज़मीन को हमने बेचा नहीं है, जो पीजेंट्स की इन्होंने ज़मीन को कैप्चर कर लिया था, तो दूसरों को कुछ ज़मीन को क्या है इन्होंने दूसरे को भी सोल्ड कर दिया था। तो उन्होंने बोला जिस ज़मीन को भी हमने किसी और को नहीं बेचा उस ज़मीन को हम वापस, जिसकी वो ली थी उसको हम वापस कर देंगे। तीसरा उन्होंने बोला कि सीडीएम मूवमेंट के टाइम पर जिन गवर्नमेंट सर्वेंट ने ऑफिस को रिजाइन किया है उनके जब वो वापस ऑफिस में आएंगे तो हम उनके साथ लीनियंट तरीके से पेश आएंगे, मतलब कि उनके साथ गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, लीनियंट ट्रीटमेंट देंगे। चौथा उन्होंने बोला जो जनरल पब्लिक है मतलब जो इंडियंस हैं वो साल्ट बना सकते हैं, बट वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए साल्ट बना सकते हैं, मतलब वो उसको खरीद बेच नहीं सकते हैं, बट पर्सनल कंजम्पशन के लिए वो साल्ट बना सकते हैं। चौथा उन्होंने बोला कि अगर उनको पिकेटिंग करनी है मतलब लोगों को घेराबंदी करनी है तो कर सकते हैं, बट वॉलेंट तरीके से नहीं, पीसफुल मैनर से कर सकते हैं। और क्या हुआ, जो इरविन थे उन्होंने इमरजेंसी ऑर्डिनेंस लाए थे तो उनको भी उन्होंने वापस ले लिया। साथ में उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने भी फाइन्स पे नहीं किए हैं तो उन लोगों के फाइन्स को हम माफ़ करते हैं। ये सारी डिमांड्स जो हैं गांधी जी की वो इरविन एक्सेप्ट कर चुके थे, पर एक दो डिमांड थी जो इरविन ने एक्सेप्ट नहीं की। वो कौन सी थी? पहली डिमांड की जो पुलिस वगैरह ने सीडीएम मूवमेंट के टाइम पे जो भी किया है अत्याचार वगैरह, हम उनके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं बैठाएंगे। जो इरविन है वो बोले हम कोई इंक्वायरी नहीं बैठा लेंगे अगेंस्ट पुलिस। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह है इनकी डेथ सेंटेंस तो होकर रहेगी। क्यों ऐसा बोलते क्योंकि ये क्रिमिनल प्रिजनर्स हैं, इन्होंने किसी को किल किया है, तो बोले कि इनको तो डेथ सेंटेंस मिल के रहेगी। इसके बदले में गांधी जी किस चीज़ के लिए एग्री किए? गांधी जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे उसको हम सस्पेंड करते हैं। बोलते हैं कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी ना अब आपकी, उसमें हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। फिर क्या होता है, 29 मार्च को 1931 में कराची में कांग्रेस सेशन होता है। जब गांधी जी उस सेशन को अटेंड करने जाते हैं तो गांधी जी को हर जगह ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा होता है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जो डेथ सेंटेंस हो रही थी वो रोक सकते थे, पर गांधी जी ने नहीं रोका। तो गांधी जी को ब्लैक फ्लैग दिखा के उनकी इंसल्ट की गई। कराची में जो कांग्रेस सेशन हुआ उसमें क्या क्या रेजोल्यूशन पास हुए पहले वो देखो। जो मार्टर्स थे मतलब ये जो तीनों थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके लिए ट्रिब्यूट दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उसको इंडोर्स किया गया कि चलो सही है। पूर्ण स्वराज की डिमांड जो 1929 में लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी उसको रिअफर्म किया गया कि हाँ हमारी जो डिमांड है वो सही है।
चौथा, यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, जिस तरीके से लाहौर सेशन का क्वेश्चन निकल के आता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कौन से सेशन में की गई थी, तो लाहौर में। सेम कराची सेशन से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की बात और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम रेजोल्यूशन की बात कौन से सेशन में की गई थी, तो कराची सेशन में की गई थी। मतलब कराची सेशन में 2 रेजोल्यूशन पास किए गए, एक तो फंडामेंटल राइट्स के लिए और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप जरूर याद रखो इनको। अभी हमने बताया कि हमारी उस टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जो हमारा साइमन कमीशन आया होता है 1927 में, उसने जो रिकमेंडेशंस दी होती है अपनी 1929 में ये अपनी रिपोर्ट देता है, उसमें जो रिकमेंडेशंस होती हैं उसके ऊपर बात होनी होती है कि जो अब हमारे कंट्री में लॉ आएगा वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे हमको, इन सब के ऊपर डिस्कशन होना होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के थ्रू। उस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वो कौन होते हैं, रैमसे मैकडोनाल्ड होते हैं, और वायसराय कौन होते हैं, इरविन होते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी 3 होती हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी 1930 से 1931 में होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो कांग्रेस है और जो गांधी जी हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कांग्रेस और गांधी जी सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ही अटेंड करते हैं। और जो डिप्रेस्ड क्लास है जिसके लीडर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। ये 2 चीज़ें आप याद रखना। अब क्वेश्चन क्या निकल के आते हैं कि कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन सी पार्टी वाले लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो हमको बस उनका नाम पढ़ना है कि भैया किसने इसको पार्टिसिपेट किया। जैसे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रिंसली स्टेट्स से भी लोग पार्टिसिपेट किए, जैसे कि महाराजा फ्रॉम अलवर। मुस्लिम लीग में जैसे आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हिंदू महासभा के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, जैसे जयकर मुंजे हो गए। सिख ने भी पार्टिसिपेट किया, पारसीज, वुमेन, डिप्रेस्ड क्लास ने भी पार्टिसिपेट किया। लेबर से एनएम जोशी और शिवराव ने पार्टिसिपेट किया। लेबर वालों का नाम याद रखना कि लेबर पार्टी से एनएम जोशी और शिवराव ने पार्टिसिपेट किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वहाँ से भी नरेंद्र नाथ लॉ और भूपेंद्र नाथ मित्र ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो अनसक्सेसफुल रही, कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि गांधी और कांग्रेस थे ही नहीं इसमें जो पार्टिसिपेट करे हों। और कांग्रेस क्या करती थी, जो हमारा मोस्ट ऑफ पार्ट है इंडिया का उसको रिप्रेजेंट करती थी। तो जब मोस्ट ऑफ पार्ट जो इंडिया का है उसको रिप्रेजेंट करने वाला ही नहीं है सेशन में, तो फिर कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो सकती है। इसके बाद फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, जहाँ पे गांधी जी कन्विंस हो जाते हैं कि चलो हम तुम्हारे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसको गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी जी विद सरोजिनी नायडू, मतलब इसमें सरोजिनी नायडू भी पार्टिसिपेट करती है। तो इन दोनों के नाम याद रखना। अब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें भी कोई आउटकम निकल के नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो गांधी जी होते हैं वो अपनी डिमांड रखते हैं कि आप हमें तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दो, मतलब कि आप जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना है आप अभी के अभी कर दो। तो ये जो डिमांड है वो ब्रिटिश लोग नहीं माने गांधी जी की। साथ में जो गांधी जी हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट रहे। गांधी जी बोले कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। और जो डिप्रेस्ड क्लास के जो लीडर थे भीमराव अम्बेडकर, वो चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, जिसके अगेंस्ट गांधी जी रहे। गांधी जी ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया। गांधी जी बोले अभी तक तो जो ब्रिटिशर्स थे वो एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सेपरेट कर रहे थे ऑन दी बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। किस तरीके से कि पहले क्या हुआ, मुस्लिम को दे दिया अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो हिंदू को मुस्लिम से तो हिंदू को आपने मुस्लिम से अलग कर दिया। फिर आप सिख को भी दे दिए तो हिंदू को सिख से भी अलग कर दिया। फिर आप इस तरीके से क्रिश्चियंस को भी देते गए। तो मतलब आप पहले क्या कर रहे थे कि रिलीजन के बेसिस पे आपने लोगों को अलग कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे के हिंदू के अंदर ही आप डिवीजन कर रहे हो, आप हिंदू को ही एक दूसरे से अलग कर रहे हो। तो गांधी जी बोले हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो गांधी जी होते हैं वो अम्बेडकर जी को कन्विंस करने के लिए फास्ट वगैरह रखते हैं, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है और गांधी जी जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। साथ में मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 1932 में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड, वो लेके आते हैं कम्युनल अवार्ड। ये कम्युनल अवार्ड जो लेके आते हैं वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो होता है लोथियन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे, जिसमें क्या बोलते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स अभी तक लोगों को मिल चुका है वो सही है, मतलब उसको ये रीअफर्म कर देते हैं। और क्या बोलते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसके लिए हम 71 सीट्स को रिजर्व करते हैं। 3% सीट्स जो होती हैं वो वुमेन के लिए भी रिजर्व रहती हैं। बॉम्बे प्रोविंस में बोलते हैं कि जो 7 सीट्स हैं वो मराठा के लिए एलोकेटेड हो गई हैं। और लेबर वर्ग से भी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। और साथ में बोलते हैं जो डिप्रेस्ड क्लास वाले लोग हैं उनको डबल वोटिंग मिलेगी, मतलब वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट तरीके से वोट डालेंगे, एक जनरल इलेक्टोरेट तरीके से वोट डालेंगे। तो जो ये कम्युनल अवार्ड आता है इसको कांग्रेस और गांधी जी दोनों ही अपोज करते हैं।
और इसके रिटेलिएशन में गांधी जी फास्ट रखते हैं अनटू डेथ, कि भैया हम तो फास्ट रखेंगे टिल डेथ, आप हमारी बात मान लो, इससे अच्छा। फिर क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में क्या होता है, जो गांधी जी होते हैं और अम्बेडकर जी होते हैं, मतलब भीमराव अम्बेडकर, उनके बीच में पूना पैक्ट होता है। इसमें कैटलिस्ट का काम कौन करते हैं, जो तेज बहादुर सप्रू होते हैं। तेज बहादुर सप्रू दोनों के बीच में एक तरीके का मीडिएटर का काम करते हैं। जो गांधी जी हैं वो बोलते हैं अम्बेडकर से कि जो आपकी जिद है कि हम सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दिला के रहेंगे, किसको, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनको। तो गांधी जी बोले आप ये जिद छोड़ दो, हम डिप्रेस्ड क्लास वाले लोगों के लिए रिजर्वेशन लेके आएंगे, मतलब हम उनके लिए सीट्स रिजर्व करेंगे, तो आप ये जिद छोड़ दो। और गांधी जी क्या बोलते हैं कि जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है वो गलत है, तो हम इसको अपोज करेंगे। साथ में जो हरिजन लोग हैं, मतलब अनटचेबल लोगों को ही वो हरिजन्स बुलाते थे, तो हरिजन्स जो लोग हैं हमको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, उनको पॉलिटिकल और सोशल एरेना में भी अपलिफ्टमेंट दिलाना है। तो इस तरीके से जो अम्बेडकर जी होते हैं वो कन्विंस हो जाते हैं और पूना पैक्ट हो जाता है। अभी हमको पढ़ना है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्यों आता है, क्योंकि 1939 से 1945 तक हमारा क्या चल रहा होता है, वर्ल्ड वार 2 चल रहा होता है। अब वर्ल्ड वार 2 में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको इंडियंस का सपोर्ट चाहिए होता है। अब इंडियंस अपना सपोर्ट ऐसे तो देने वाले नहीं हैं, तो उसके लालच में जो ब्रिटिशर्स हैं वो सोचते हैं कि अब हम इनको कुछ कुछ डिमांड्स इनके सामने रखेंगे कि अब हम आपकी ये डिमांड्स अब एक्सेप्ट कर चुके हैं, मतलब तो वो अपनी डिमांड्स ACWC के फॉर्म में रखते हैं। मतलब पहले वो अगस्त ऑफर लेके आएंगे, फिर क्रिप्स मिशन लेके आएंगे, फिर बाबल प्लान लेके आएंगे, और फिर हमारा आएगा कैबिनेट मिशन। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगस्त ऑफर आता है 1940 में। 1940 के अगस्त ऑफर में जो ब्रिटिशर्स हैं वो बोलते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। पहली बार उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट किया था। और डोमिनियन स्टेटस की डिमांड इंडियंस ने पहली बार कब रखी थी, जो 1928 में, जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, तब नेहरू रिपोर्ट वालों ने बोला था कि हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो। तो कितने साल हो गए भाई, अब जाके ये मान रहे हैं। इनफैक्ट 1929 में तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो चुकी थी। और साथ में अगस्त ऑफर में बोला जाता है कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हम उसको एक्सपेंड कर देंगे, मतलब उसमें और ज़्यादा इंडियंस आ सकेंगे। और बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हम बनाएंगे। पर कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला जो डोमिनियन स्टेटस है वो आउटडेटेड है, और उन्होंने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, पर कब तक देंगे ये उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो इस वजह से कांग्रेस जो है वो इसको रिजेक्ट कर देती है और मुस्लिम लीग पार्टी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इसके बाद क्या होता है, गांधी जी को बड़ा गुस्सा आता है और गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करने का रीज़न क्या होता है कि जो वर्ल्ड वार 2 चल रहा होता है उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स इंडियंस की फ्रीडम ले लेते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन से ये सब छीन लेते हैं। तो गांधी जी को लगता है कि हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस है, हम ब्रिटिशर्स को ये चीज़ दिखाएंगे। और गांधी जी ये चीज़ दिखाने के लिए कि हम अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शो करेंगे, उसके लिए गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। तो कंटेक्स्ट यही है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ऑर्डिनेंस पास करती है जहाँ पे वो इंडियंस को रेस्ट्रिक्ट करती है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मेन फीचर क्या होता है कि जो गांधी जी होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दो। और यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली चलो मूवमेंट। तो दिल्ली चलो मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम पीरियड में। इंडिविजुअल सत्याग्रह में सबसे पहला इंसान जिसने सत्याग्रह को एक्सेप्ट किया वो कौन थे, विनोबा भावे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये भी पूछने लगे हैं कि विनोबा भावे के बाद कौन सा दूसरा इंडिविजुअल पर्सन था जिसने इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप इसको याद रखना। अब ACWC की स्टोरी में A से अगस्त ऑफर हमने पढ़ लिया, C से क्रिप्स मिशन। अब हम बार बार ACWC क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। अब C से आता है हमारा क्रिप्स मिशन। कब आता है, ये मार्च 1942 में आता है। क्या रीज़न होता है क्रिप्स मिशन का, रीज़न वही होता है कि जो इंडियंस होते हैं उनका सपोर्ट चाहिए होता है ब्रिटिश वालों को वर्ल्ड वार 2 में। तो वर्ल्ड वार 2 में जो एक्सेस पावर होती है उनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए होता है, इंडियंस का सपोर्ट चाहिए होता है। क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रपोजल्स आते हैं, पहला तो कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। बोलते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वार 2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो इंडियंस को लगता है कि पता नहीं आप लोग जीतोगे कि नहीं जीतोगे, जब ब्रिटिशर्स जीतेंगे ही नहीं ये जो वर्ल्ड वार 2 है तो आप हमको क्या ही डोमिनियन स्टेटस दोगे। तो क्रिप्स मिशन में और क्या बोला जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनेगी। पर क्रिप्स मिशन को भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले क्रिटिसाइज करते हैं और इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों में से किसने पाकिस्तान बनने की डिमांड को एक्सेप्ट किया था, तो किसी ने भी नहीं किया था, ये बात आप याद रखना। फिर क्रिप्स मिशन के बाद आता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम बोलते हैं कि ये लीडरलेस मूवमेंट था। क्यों था लीडरलेस मूवमेंट, क्योंकि जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ सारे के सारे जो बड़े लीडर्स थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है, इसलिए इसको बोलते हैं लीडरलेस मूवमेंट।
क्विट इंडिया मूवमेंट को और क्या बोलते हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो स्लोगन है वो किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भारत छोड़ो स्लोगन है वो किसने दिया था, तो वो दिया था यूसुफ मेहर अली ने। क्विट इंडिया मूवमेंट में एक स्लोगन फेमस हुआ था, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। क्या, डू और डाई, या तो आप कर जाओ या आप मर जाओ, मतलब या तो हम इंडिपेंडेंस के लिए मर जाएंगे या फिर हम कुछ कर जाएंगे। तो ये जो स्लोगन है वो क्विट इंडिया मूवमेंट में ही दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या होता है, जुलाई 1942 में एक वर्धा मीटिंग होती है जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को प्रपोज करते हैं, जिसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रेटिफाइड करती है 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक पे। तो ये इसको रेटिफाइड कर दिया जाता है और कांग्रेस जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेती है। जैसे ही इसको अडॉप्ट किया जाता है उसके बाद क्या होता है, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर ले जाती है। इस वजह से जो ये मूवमेंट है वो लीडरलेस हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, जो नए नए लीडर्स होते हैं जो अभी तक अंडरग्राउंड काम कर रहे थे वो निकल के आते हैं और जो ये मूवमेंट है वो वाइड स्प्रेड तरीके से फैल जाता है और इसका जो नेचर रहता है वो वायलेंट रहता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में कुछ पर्सन्स के नाम आपको ज़रूर याद रखना है, जैसे कि अरुणा असफ अली हैं। वो क्या करती हैं, कांग्रेस सेशन जब होता है 9 अगस्त को वहाँ पे ये फ्लैग होस्ट करती हैं। सेम उषा मेहता जो होती हैं वो कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटी करती हैं, रेडियो वगैरह में कुछ काम करती हैं। अब क्योंकि वर्ल्ड वार 2 चल रहा होता है, वर्ल्ड वार 2 में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी होती है वो उन लोगों को खाना पीना टाइम पे पहुँचे, सप्लाईज टाइम पे पहुँचे, तो जो राशन पानी जो इंडियंस को जनरल पब्लिक को मिलता था वो कहाँ शिफ्ट हो जाता था, ब्रिटिश आर्मी को शिफ्ट हो जाता था। तो इस वजह से क्या आई, इस वजह से आई हमारी फेमाइन 1943 में। उस फेमाइन में ऑलमोस्ट 3 मिलियन का मतलब समझते हो ना, 30 लाख लोग, 30 लाख लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जो 1944 और 45 का टाइम पीरियड है, इसमें क्या होता है, जो कांग्रेस होती है और जो मुस्लिम लीग होती है उसको एक टेबल पे लाने के लिए कि वो एक साथ काम करे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाने में, तो इनको एक साथ लाने के लिए कुछ कुछ फार्मूला आते हैं या कुछ पैक्ट होते हैं, हमको उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले 1944 में आता है राजगोपालाचारी फार्मूला। एम क्या होता है भाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो गैप आ गया है उसको ब्रिज करना। गांधी जी भी इस राजगोपालाचारी फार्मूला को इंडोर्स करते हैं। राजगोपालाचारी फार्मूला के क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट था कि जो कांग्रेस की डिमांड है इंडिपेंडेंस के लिए उसमें मुस्लिम लीग वाले भी सपोर्ट करेंगे, मतलब मुस्लिम लीग इसको इंडोर्स करेगी। दूसरा उन्होंने बोला कि जिस एरिया में मुस्लिम लोग मेजोरिटी में हैं वहाँ पे लोग प्लेबिसाइड के थ्रू डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ रहना है, किस तरीके से रहना है, डिवाइड होना है कि नहीं होना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो राजगोपालाचारी फार्मूला में निकल के आए। पर इसका रिएक्शन क्या हुआ, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने राजगोपालाचारी फार्मूला को अपोज किया। क्यों किया, क्योंकि ये तो 2 नेशंस थ्योरी चाहने लगे थे, क्योंकि ये चाहते थे पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बन जाए। और साथ में जो हिंदू लीडर्स थे उन्होंने भी इस राजगोपालाचारी फार्मूला को अपोज किया। तो ये वाला जो फार्मूला था ये तो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर इसके बाद 1945 में देसाई लियाकत पैक्ट आता है। इसका भी क्या एम होता है कि जो कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में जो टेंशन है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए और सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नेंस है वो थोड़ी सी अच्छे से हो जाए। तो इसका मेन प्रोविज़न क्या था कि जो मुस्लिम लीग है उनको हम सेंट्रल लेवल पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे और जो माइनॉरिटी हैं उनको 20% रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो मेन पॉइंट है देसाई लियाकत पैक्ट का वो यही था कि मुस्लिम लीग को हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो ये वाला पॉइंट आप ज़रूर याद रखना। तो इसका भी रिजल्ट क्या कुछ निकल के नहीं आता है और कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता है। अब अपनी ACWC की कहानी में AC तक हो गया। अब हमको W से वॉवेल प्लान पढ़ना है। वॉवेल प्लान हमारा 1945 में आता है। वॉवेल प्लान में क्या बोला जाता है कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इंडियंस होंगे, सिर्फ गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के। और बोलते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम है दोनों को बराबर इक्वल तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और तीसरा बोलते हैं कि जैसे ही ये वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब बातें वॉवेल प्लान में बोली जाती हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि जून 1945 में होता है। इसका क्या एम होता है कि जो यहाँ पे वॉवेल प्लान बनाया है उसके बारे में डिस्कशन वगैरह होगा, उसके बारे में चीज़ें फाइनलाइज होंगी और चाहते हैं कि इंडियंस को सेल्फ गवर्नेंस दी जाए। पर इसमें भी कोई रिजल्ट वगैरह निकल के नहीं आता है क्योंकि जो मुस्लिम लीग वाले होते हैं, जो कांग्रेस होते हैं, वो शिमला कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इन सब के बाद हमारे कंट्री में इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स वगैरह होते हैं, नेवल म्यूटनी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, हमको पढ़ना है। इंडियन नेशनल आर्मी कौन बनाता है? मोहन सिंह जो होते हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं। यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो कहाँ से लेके आते हैं? तो जो वर्ल्ड वार 2 चल रहा होता है
वहाँ पर जापान कंट्री ने जो इंडियन के प्रिजनर्स ऑफ वार पकड़े रखे होते हैं, तो जो मोहन सिंह होते हैं वो बोलते हैं कि आप हमारे इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार दे दो, और वो उनको रिक्रूट कर लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी में। इस तरीके की इनकी ये INA बन जाती है। फिर सुभाष चंद्र बोस आते हैं पिक्चर में। वो क्या करते हैं, INA के जो हेडक्वार्टर होते हैं वो सिंगापुर और रंगून में सेटअप कर लेते हैं। जो ये सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो अपना इंडियन नेशनल आर्मी ला के इंडिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्यों बढ़ने लगते हैं? क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना होता है। ये सब देख के ब्रिटिशर्स वाले भी घबरा जाते हैं कि भैया अब तो क्या हो गया कि ये तो पूरा अपना आर्मी ही लेके आ गए हमारे अगेंस्ट, और ये इंडिया और म्यांमार जो हमारा बॉर्डर है उधर तक ये पहुँच जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सुपरवाइज कर लेती है INA को, और फिर जिन लोगों को वो पकड़ लेती है उनके ऊपर ट्रायल्स वगैरह चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सितंबर 1945 में कांग्रेस का सेशन होता है, कहाँ, बॉम्बे में। तो उस कांग्रेस के सेशन में INA ने जो काम किया उसके कॉज को वो इंडोर्स करते हैं कि उन्होंने जो किया वो हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो उनके कॉज को वो इंडोर्स करते हैं। और जो पब्लिक ट्रायल्स होनी होती है किसकी, INA प्रिजनर्स की, वो शुरू हो जाती है। कहाँ पे होती है? ये रेड फोर्ट पे स्टार्ट हो जाती है, जो कि दिल्ली में है, नवंबर 1945 में। जिसमें किस किस की ट्रायल होती है, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। मतलब इन्होंने हर रिलीजन से एक एक बंदा उठा लिया। जो शाहनवाज खान है ये मुस्लिम हैं, जो गुरबख्श सिंह ढिल्लों हैं ये सिख हैं, और जो प्रेम कुमार सहगल हैं ये हिंदू हैं। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी का जब ट्रायल होता है तो यहाँ पे सभी रिलीजन के लोगों के बीच में यूनिटी देखी जाती है कि हम सब एक हैं। और फिर इनको बचाने के लिए कुछ कुछ हमारे लीडर्स भी निकल के आते हैं जो फाइनली इनको बचा लेते हैं। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में नेवल म्यूटनी भी स्टार्ट हो गई है। ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है, ब्रिटिश सिंबल है। किस तरीके से ब्रिटिश सिंबल है भैया? जो इंडियन सोल्जर्स थे ना नेवल म्यूटनी में, कहीं एयरफोर्स में, कहीं आर्मी में, वो ब्रिटिशर्स के लॉयल थे। अब क्या हो गया, वो लॉयल तो छोड़ो, अब वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही क्या कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। तो 1946 में क्या होती है, नेवल म्यूटनी होती है। नेवल म्यूटनी जो होती है उसको हमारी जनरल पब्लिक से भी वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिलता है, पॉलिटिकल लीडर से मिलता है। फिर इसके बाद जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स है वहाँ भी म्यूटनी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। इन सब से क्या होता है, जो ब्रिटिश की वल्नरेबिलिटी है वो एक्सपोज हो जाती है। और इस टाइम पीरियड में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यूनिटी देखने को भी मिलती है। अब एक साइड ये सब चीज़ें चल रही होती है, दूसरी साइड हमारा ACWC चल रहा है। यहाँ पे क्यों ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्यों ये लोग मिशन पे मिशन लाए जा रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया है कि इतना प्रोटेस्ट चल रहा है ऑल ओवर कंट्री की, अब हमको निकलना ही पड़ेगा इस देश, अब नहीं और रूल किया जा सकता इस कंट्री पे। तो वो चाह रहे थे कि एटलीस्ट अब हम पीसफुल तरीके से निकलें। फिर वो क्या लेके आते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान लेके आते हैं 1946 में। इसमें हमारे 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो पैथर लॉरेंस होते हैं वो इसके हेड होते हैं। इसके बाद दोनों मेंबर का नाम याद रखना भी ज़रूरी है, A.V. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये हमारा 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन प्लान भी जो होता है वो भी पाकिस्तान की जो डिमांड होती है उसको रिजेक्ट कर देता है। कैबिनेट मिशन प्लान में जो बोलते हैं, कहते हैं कि जो प्रोविंशियल असेंबली हैं उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, A, B, C। और बोलते हैं लेकिन सेंटर जो होगा वो कॉमन होगा, तीनों जो ग्रुप बन रहे हैं उनका सेंटर कॉमन होगा, जहाँ पर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो पोर्टफोलियो है वो देखा जाएगा। और बोलते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जहाँ पर जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और बोलते हैं कि जब पहला जनरल इलेक्शन होगा उसके बाद अगर कोई प्रोविंस चाहे तो वो इस ग्रुप से बाहर भी निकल सकती है। और इसके साथ कैबिनेट मिशन प्लान वाले बोलते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट भी हम बनाएंगे। और जो ये कैबिनेट मिशन प्लान है इसको जो मुस्लिम लीग वाले हैं उसको, वो लोग भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह चल ही रहे होते हैं तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है कि अब इंडिया में रूल करना आसान नहीं है, अब हमको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। फिर क्या आता है, हमारा क्लीमेंट एटली का डिक्लेरेशन आता है और बोलते हैं कि 30 जून 1948 तक हम पावर का ट्रांसफ़र कर देंगे, इंडियंस को देके चले जाएंगे। पर इसके बाद क्या होता है, कंट्री में बहुत ही कम्युनल राइट्स वगैरह चल रहे होते हैं हर जगह, जैसे कि पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, वहाँ पे चल रहे होते हैं कम्युनल राइट्स। ये सब देख के जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, उनको लगा कि नहीं हमको कुछ जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। फिर वो क्या करते हैं, जो बाबेल वायसराय होते हैं उनको वो बुला लेते हैं और उनकी जगह माउंटबेटन को वायसराय बना देते हैं। जब माउंटबेटन वायसराय बन के आते हैं तो ये अपना माउंटबेटन प्लान लेके आते हैं, जिसको हम 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे ये बोलते हैं कि हम इमीडिएटली पावर का ट्रांसफ़र कर देंगे और डोमिनियन स्टेटस भी बन जाएंगे आपके। और बोलते हैं कि पंजाब और बंगाल में जो असेंबलीज़ हैं वहाँ की असेंबलीज़ 2 ग्रुप में बैठेंगी, एक ग्रुप में हिंदू रहेंगे और एक ग्रुप में मुस्लिम रहेंगे। और बोलते हैं कि अगर ये लोग चाहते हैं कि पंजाब और जो बंगाल हमारा वो डिवाइड हो जाए, उसका पार्टीशन हो जाए, तो ये लोग वोट कर सकते हैं। अगर ये लोग सिंपल मेजोरिटी से ही पास कर देंगे तो इसका पार्टीशन हो जाएगा।
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए बोलते हैं वहाँ रेफरेंडम करवाओ कि भैया उन लोगों को पार्टीशन करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और अगर ये लोग बोले कि हमको पार्टीशन चाहिए तो फिर हमको बाउंड्री कमीशन बनाना पड़ेगा। तो फिर बाद में क्या होता है, ये लोग बोलते हैं हाँ हमको पार्टीशन चाहिए, तो बाउंड्री कमीशन बनता है। तो बाउंड्री कमीशन अंडर सर रेडक्लिफ बनता है, तो इसको हम साथ में क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ कमीशन भी बोलते हैं। पर कांग्रेस की बातों को ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सोचती है कि पाकिस्तान जितना छोटे से छोटा कंट्री बन सके उतने छोटे से छोटा कंट्री हम बनाएंगे। फिर क्या होता है, फिर 18 जुलाई 1947 को हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा होता है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाएगी, आपके 2 डोमिनियन कंट्री निकल के आएंगे, एक इंडिया रहेगा और एक हमारा पाकिस्तान रहेगा। और बोले कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल रहेगा वो कौन रहेगा, वो रहेंगे आपके माउंटबेटन जी। और साथ में इसी तरीके से जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना, ये बने हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस तरीके से हमारे कंट्री को 15 अगस्त 1947 को क्या मिल गई, फ्रीडम मिल गई। और हमको फ्रीडम मिल गई हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वो तो हमारी ख़त्म हो गई है, बट आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक बचे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करवाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।